Good morning, students. I'm here with next lecture of the chapter Constitutional Design, chapter 3rd of Political. Okay. Here we discuss about the institutional design. Already we had discussed why do we need constitution and advantages and difficulties faced by our constitution maker, and here we discuss about some points about the institutional design. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है, इट मीन्स प्रियम्बल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया. ओके, तो यहाँ पे सेक्युलर, ये सारी जो है प्रियम्बल के अंदर ये बहुत सारी वैल्यूज़ उसके अंदर जो राइट की गई हैं. तो यहाँ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सिर्फ उसके वैल्यूज़ के बारे में बताना ही नहीं है. यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत ब्रॉड अगर उसमें जाते हैं तो हमें यहाँ पे उसके इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी पता चलता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे इलेक्ट की जाएगी, गवर्नमेंट का वर्क क्या रहेगा, इन सब से रिगार्डिंग भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब मेंशन किया गया है. अब अमेंडमेंट की बात करते हैं. अमेंडमेंट होता क्या है? देखिए, अगर हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी, तो बहुत सारे डिस्कशन वहाँ पे चले थे यहाँ पे, और मैंने आपको बोला था कि जो डिस्कशन वहाँ पे हो रहा था वो किसके रिगार्डिंग हो रहा था, वो तो हम बहुत पहले फ्रेम कर चुके थे. अब ये प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग जो डिस्कशन हुआ था और फाइनली 2000 अमेंडमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड की गई थी. इट मीन्स बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2000 टाइम्स जो है उसमें करेक्शन किया गया. तो यहाँ अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती? आज वाई वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना चाहिए? ओके, जो इतना पुराना है, 16 to 17 ईयर्स पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और प्रॉपरली वो वर्क भी कर रहा है. क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रोविज़न रखा गया है और वो प्रोविज़न है अमेंडमेंट का. इट मीन्स उसमें संशोधन करना, उसमें सुधार किया जाना. अगर उसके किसी प्रोविज़न से, किसी आर्टिकल से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको जो है करेक्ट कर सकते हो. देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का जो है सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और डिटेल जो है बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ उसमें हर एक चीज़ दी गई है. तो इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा लंबा है. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपडेट होना चाहिए, टाइम टू टाइम उसे अपडेट किया जाना चाहिए, इसलिए हमने अमेंडमेंट का प्रोविज़न उसमें रखा गया है. देखिए, बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आपको एक प्रेजेंट टाइम में आपको लगेगा कि हाँ उसकी रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे मैं डॉटर जो बेटियां होती हैं उनको फादर की प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं था पहले, ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज़ था कि डॉटर को या फिर बेटियों को प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे उनको राइट्स फिर दिया गया. इट मीन्स टाइम टू टाइम, पहले क्या थी, लेडीज सिर्फ थी जो घर के अंदर रहती थी तो उसे किसी राइट्स की ज़रूरत नहीं, ना कभी उसने राइट्स की डिमांड की. लेकिन 60 ईयर्स, 50 to 60 ईयर्स का जो पीरियड पास हो जाता है तो उसके बाद में ये चीज़ आती है, तो हमने अमेंडमेंट के थ्रू इसको अपना एक राइट बना लिया, ठीक है. और यहाँ पे अमेंडमेंट जो हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है. इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स. It need to be
अमेंडेड क्वाइट रेगुलेटेड टू कीप अपडेट, उसे अपडेट रहने के लिए हमें ये रिक्वायरमेंट है। ए प्रोविजन फॉर मेकिंग सच अमेंडमेंट, कि आप कोई तरह का संशोधन करना चाहते हो और वो जो प्रोविज़न रखा गया है जिसके अकॉर्डिंग आप ये काम कर सकते हो, टू द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, दीज चेंजेस आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए, अमेंडमेंट या संशोधन या कोई अलग जो आर्टिकल्स अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो इतना ईजी नहीं होता, उसके लिए मेजॉरिटी बनानी पड़ती है। अन्ना हजारे का लोकपाल बिल, जो कि हमने पूरी तरह से बोला था कि ये बिल जो है अन्ना हजारे लेके आ रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग जो है डिस्कशन वगैरह हुआ और इसको ऐड कर देना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है, ये बिल बनाने की बात हुई थी। लेकिन यहाँ पे बिल जो है मेजॉरिटी के साथ जो है पास नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो बिल जो है वो हमारे लॉ नहीं बन पाता। ओके, बहुत अच्छा बिल था, बहुत सिस्टम को बहुत अच्छे से वर्क करने पर वो फोर्स कर रहा था। ओके, अब इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, अरेंजमेंट की बात करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट के जो हैं वो 3 इंस्टीट्यूशंस है, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में जो है लॉ मेकिंग जो है वर्क होता है, एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे परमानेंट ओके जो एग्जीक्यूटिव हैं वो शामिल किए जाते हैं। परमानेंट का मतलब हो गया आपके सिविल सर्विस वगैरह, और अदर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है जैसे आपके प्रेसिडेंट्स, आपके पीएम और अदर जो मिनिस्टर्स हैं वो आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर जो कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जुडिशरी आपका पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब इसमें इंक्लूड किया गया। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आपके राइट्स नहीं बताता, कॉन्स्टिट्यूशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू नहीं बताता, कॉन्स्टिट्यूशन इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ आपको बताता है। यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो वर्क कैसे करेगी, तो यहाँ गवर्नमेंट के 3 इंस्टीट्यूशन है ओके, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा, ये तीनों के अंदर वर्क कैसे होगा, ऑल्सो एक्सप्लेन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया कि गवर्नमेंट चूज कैसे होगी, वो पर्सन जो गवर्नमेंट जो कंट्री को गवर्न करेगा वो चूज कैसे किया जाएगा, इट मीन्स इलेक्शन। तो यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है इलेक्शन के रिगार्डिंग कि इलेक्शन को कैसे करवाया जाएगा, कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये सब कुछ यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि किस इंस्टीट्यूशन के पास कितना पावर है, कौन सा डिसीजन वो ले सकता है और कहाँ पे उसके लिमिट है। यहाँ एक दूसरे के बीच में क्लैशेस ना हो, इसलिए बहुत अच्छे से यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया जा गया है उनके वर्क को, ठीक है। और थर्ड है कि गवर्नमेंट के पावर को भी लिमिट्स दी गई है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो ऐसे कंडीशन में वो सिटीजन्स के राइट को हर्ट कर सकती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर भी जो है रिस्ट्रिक्शन या फिर लिमिट्स लगाई गई है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो ये सब कहाँ मेंशन है, दीज आर मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन से पार्ट में, ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। अगर जनरली आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करते हो तो आप उसको नहीं समझना। फर्स्ट टाइम आप कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजंस वगैरह ये सब दिए आप उनको नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट को अगर वहाँ पे स्टडी करते हो तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि हाँ यहाँ पे पीएम का सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे पीएम को सिलेक्ट किया जाता है, कैसे पीएम वर्क करता है, कैसे अपनी कैबिनेट सिलेक्ट करता है, कैबिनेट की लिमिट्स क्या है, पीएम क्या नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ये सब चीज़ें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन। ओके, बहुत ही डिटेल के साथ जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इलेक्शन, वो हम इलेक्शन सिस्टम के बारे में बताएंगे। हाँ, ये सारा का सारा जो इलेक्शन सिस्टम है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। हम नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में भी स्टडी करेंगे, जो एक सेपरेट हमें एक चैप्टर दिया गया है, उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पे स्टडी करें। लेकिन उससे पहले आपके बुक में बहुत सारे स्केचेस दिए हुए हैं जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे थे कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। दे वर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द फर्स्ट
2 या 3 मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से बताती हूँ कि वो भी आपके लिए पार्ट है टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो मध्य प्रदेश में बॉर्न होते हैं, बहुत स्कॉलर थे। और जब इंडिया के अंदर साइमन कमीशन आता है, ठीक है, जब इंडिया के अंदर साइमन कमीशन आता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे होती है, बहुत अच्छे से उन्होंने उनके साथ डिस्कस किया था। लेकिन हमारा कांग्रेस पार्टी जो है उनके साथ डिस्कशन नहीं किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है एक दलित पर्सन थे, तो दलित के लिए वो दलित की जो सोसाइटी के अंदर जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छे से समझते थे कि हाँ इस बैकवर्ड जो लोग इनको बैकवर्ड मानते हैं इनको आगे लाना चाहिए। तो उनके दलित के रिगार्डिंग्स उन्होंने बहुत सारे वर्क भी किए हैं, ठीक है। उनको पॉलिटिकल राइट्स जो बात है वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन को हैं उनको स्टडी किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, ओके। और जब कंट्री जो आपका फ्रीडम गेन करता है तो उसका फर्स्ट कैबिनेट फॉर्म किया जाता है, तो उसमें लॉ मिनिस्टर उनको अपॉइंट किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was the founder of the लिबरल पार्टी, ओके। और यहाँ पे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे 3 टाइम्स जो है वो इलेक्ट हुए हैं कांग्रेस के हेड, कांग्रेस के प्रेसिडेंट वो 3 टाइम इलेक्ट किए गए थे। और नेक्स्ट जो चंपारण में जो मूवमेंट शुरू किया था, सत्याग्रह जो गांधी जी ने शुरू किया था, उनमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका रहा है, ठीक है। एंड ही वाज आल्सो चेयरमैन ऑफ नॉट अ ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ द जयपाल सिंह, जयपाल born in UP, not a राजेंद्र प्रसाद born in a बिहार, एंड जयपाल सिंह born in a झारखंड। यहाँ पे झारखंड पार्टी भी, ये फाउंडर ऑफ द झारखंड पार्टी रहा है। और दूसरा इन्होंने जो है फर्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम, नेशनल जो इंडियन हॉकी टीम थी उनके ये कैप्टन रहे हैं। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। ट्राइबल पीपल है, उन्होंने ट्राइबल महासभा जो है उसको उसके ये प्रेसिडेंट थे। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू भी इम्पॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ योर कंट्री, और उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है कि सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो इक्वलिटी की बात उनके द्वारा की जाती थी, ठीक है। अब महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी, इतने सारे स्केचेस हैं लेकिन महात्मा गांधी का स्केच जो है उनमें नहीं है। वाई? बिकॉज महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा पर्सन जितने इतना स्ट्रगल किया है, क्या उसको बिल्कुल भी यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिस्सा नहीं लेने की, नहीं, उन्होंने इच्छा नहीं की, बल्कि वो डिज़ायर, वो क्या चाहते हैं, उन्होंने अपनी डिज़ायर को यंग इंडिया के माध्यम से, मैगजीन है, ओके, यंग इंडिया मैगजीन है, उसके माध्यम से उन्होंने अपनी सारी जो एस्पिरेशंस जो हैं, वो जो उनकी सोच है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, वो सब उन्होंने वहाँ पे मेंशन की थी। सो हियर द चैप्टर नाउ कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।